तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं योद्धा क्लास, ये हमारा योद्धा क्लास जो है बिहार एसएससी का जो एग्जाम आने वाला है उसको लेकर के ये चलाया जा रहा है और ये काफी लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इसके पहले हमने 8 वीडियो पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में एक ही अंतर आपको दिखेगा कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा 9वां क्लास है, 9वां वीडियो है और इसका पीडीएफ भी हम पीपीटी जो पीडीएफ है वो बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो प्रश्नों का श्रृंखला इसमें होने वाला है 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला होने वाला है। इसके पहले 202 तक हम पढ़ा चुके हैं, आप पीछे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे लंबी अवधि तक लागू रहा है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन लंबी अवधि तक, मतलब ज्यादा समय तक जो है रहा है? तो उस राज्य का नाम बताना है। क्या नागालैंड है, या जम्मू कश्मीर है, या पंजाब है, या तो फिर असम है? तो आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि आप कितना पानी में हैं। ठीक है, तो बताइए अब तक किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे लंबी अवधि तक लगा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, प्यारा से जो आंसर हो जाएगा इसका, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थापना है ना, जम्मू कश्मीर की स्थापना की अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है में एक दर्जा प्राप्त था, जिसको विशेष दर्जा, पहले आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि 300 जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जम्मू कश्मीर के बारे में? तो वो था 370, जो कि 2019 में उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है ना। केंद्र में जो है नियम ला करके उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और उसे क्या कर दिया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो इसे 2019 में बनाया गया। कब बनाया गया है? 2019 में। ठीक है, तो 2019 में इसे क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 26 अक्टूबर 2019 को 1947 को जो हुआ था। तो उस समय जो वहां का राजा थे, उस समय जो है राजतंत्र था। तो राजा कौन था? ये क्वेश्चन पूछता है। राजा कौन था? हरि सिंह था, हरि सिंह है ना। इसी के नेतृत्व में 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में जम्मू कश्मीर जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ अगर डेट की बात किया जाए तो 31 अक्टूबर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कौन? हमारा जम्मू कश्मीर, और हमारा भारत का एक अंग बन गया। ठीक है, जैसे और सभी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, कारण निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से आप लोग अवगत होंगे कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, पंचायती राज की शुरुआत, पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। अच्छा, ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि मैं क्या बताऊं। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, तो कहां हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के
नागौर में। कहा हुआ था? राजस्थान के नागौर में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? पंचायती राज व्यवस्था का। एक क्वेश्चन और पूछता था कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में, मतलब उस समय किस प्रधानमंत्री का शासन था। तो उस समय जो प्रधानमंत्री का शासन था, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इससे कितना सारा पॉइंट निकला। सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई। कहाँ हुई? तो नागौर में हुई। नागौर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में हुआ था, है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य में नहीं है? तो इसमें नहीं वाला अगर पूछ रहा है तो नागालैंड में नहीं है। तो देखिए, नहीं वाला वर्ड में ज्यादा नहीं है। पहला अगर नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है ना? नहीं में कौन कौन है? पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था नहीं है ना? कहाँ कहाँ नहीं है? तो पहला नंबर अगर देखा जाए तो पहला नंबर तो आपका नागालैंड ही हो गया, है ना? नागालैंड हो गया। दूसरा नंबर की अगर बात किया जाए तो मेघालय हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। और तीसरा नंबर की अगर बात करें तो तीसरा नंबर हो जाएगा आपको मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेश, सभी केंद्र शासित प्रदेश, है ना? तो ये सभी केंद्र शासित प्रदेश में हो गया। मतलब केंद्र शासित प्रदेश अभी कितना है? 8 है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में, और उसके अलावा ये 3 राज्य कौन कौन? नागालैंड, है ना, मेघालय और मिजोरम। देखिए 3 बार में याद करें, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो ये 3 राज्य में और उसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में आपको जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बाकी सबको छोड़ दीजिए तो सब में पंचायती राज व्यवस्था है। तो कितना सारा क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो डिस्कशन में कोई भी कंजूसी नहीं होगी। आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप समझ रहे हैं, है ना? तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर जिला में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। कहाँ कहाँ नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, और कहाँ नहीं है? तो सभी केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है। बस हो गया, है ना? तो इतना सारा क्वेश्चन में कहीं से भी अगर आए तो आप फटाक सा जो है उसको उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? सिक्किम को सह राज्य, मतलब उसको अभी दर्जा नहीं मिला है। सह राज्य मतलब ठीक है, राज्य मान लिया गया है, ठीक है, लेकिन अभी दर्जा नहीं मिला। मान लिया गया है कि अभी भारत में राज्य में है, लेकिन अभी उसको दर्जा नहीं मिला है। तो कह रहा है कि किस किस संशोधन के तहत सह राज्य का दर्जा, है ना, संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? किसके द्वारा? तो ये था आपको 35वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे सहराज का दर्जा मिला था। 35वें संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो इसकी जो 35वें संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपको 1974 में। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर यह देखना है कि राज्य का दर्जा कब मिला था सिक्किम को? तो सिक्किम को जो राज्य का दर्जा मिला था, सिक्किम को जो राज्य का दर्जा मिला था, सिक्किम को
राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन, है ना, 36वां संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया गया, 1975 द्वारा दिया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, है ना, दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर ये 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि सह राज्य का दर्जा कब मिला, तो 35वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में। लेकिन अगर पूछ दे कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला, तो राज्य का दर्जा अगर पूछे तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक है। अगर सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम जो है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य है ना, कौन है, 22वां राज्य है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो है 22वां राज्य कौन है, सिक्किम है, या फिर, है ना, पूछता है कि सिक्किम भारत का कैमा राज्य है, तो 22वां राज्य है। चाहे जैसे भी पूछे, आपको घुमा के पूछे, चाहे उल्टा के पूछे, चाहे कल्टा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, आप लोग को पता होगा कि जब कोरोना आया था, तो यही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो था, इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरे जो है नियम कानून सुचारू रूप से चला था कोविड में। जैसे मास्क लगाना है, जो मास्क नहीं लगा रहा है उससे दंड लेना है। तो सभी जो है ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसी में सब वर्णन है कि जो है इसमें अधिकृत क्या क्या कर सकते हैं जब कोई आपदा आए। तब आपदा जैसे कि मानव को क्षति पहुंचाने वाला जो कारक होते हैं उसे आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, है ना, और कोई जैसे कोरोना हो गया था, तो ये सब क्या है, ये सब आपदा है। भूकंप हो गया, ये सब क्या है, मानव जनित आपदा है। तो इसी को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसमें बचाव करने के लिए ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। तो वही पूछ रहा है कि कब किया गया है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2005 में हुई थी। कब हुई थी, 2005 में। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं एनडीएमए। क्या कहलाता है, एनडीएमए, एनडीएमए, है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है एनडीएमए, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। यहां पर मैं लिखता हूं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म है ना, एनडीएमए, है ना। एनडीएमए के तहत जो है ये किया गया है, वो किया गया है ना, लेटर में रहता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। इसके जो कार्यभार, जो इसका जो अध्यक्ष रहते हैं, इसका जो अध्यक्ष का जो काम करता है, इसका अध्यक्ष कौन रहता है, इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष जो है खुद पीएम रहता है। कौन रहता है, पीएम, है ना। कौन रहता है, पीएम, प्रधानमंत्री, है ना। इसका अध्यक्ष रहता है किसका, एनडीएमए, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी। कब हुई थी, 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करता है। कह रहा है कि भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो इसको बताना है आपको। बताइए कौन, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, या तो फिर महापुराण है। इन चारों में से बताना है कि भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, है ना, कौन हो जाएगा, वेद है। कौन है, वेद हो जाएगा इसका
राइट आंसर। हमारा जो भारत के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है, तो वेद है। क्या है जी, तो वेद है। वेद की अगर बात किया जाए, है ना, वेद की अगर बात करें तो वेद के रचयिता कौन है, वेद के रचयिता कौन है, तो वेद के रचयिता की अगर बात करें तो वेद व्यास है। वेद के रचयिता, वेद के रचयिता, रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है, वेद व्यास है। अच्छा, वेद कितने हैं, वेद पूछता है कि वेद कई गो है, तो वेद टोटल कई गो है, 4 गो है। वेद कितने हैं, 4। वेद कुल कितने हैं, 4 है। पहला की अगर बात करें तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद है। दूसरा की अगर बात करें तो यजुर्वेद है, यजुर्वेद है। और तीसरा की अगर बात करें तो तीसरा हो जाएगा आपको अथर्ववेद हो जाएगा, अथर्ववेद। और चौथा क्या है, चौथा हो जाएगा आपको सामवेद, है ना। तो वेद कितने हैं, 4 है। सबसे पुराना भी, सबसे पुराना अगर देखा जाए धार्मिक ग्रंथ कौन है, तो वेद है। वेद कितने हैं, तो 4 है। कौन कौन है, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। सामवेद की अगर बात करें तो इसमें जो है गीत संगीत का जो है ना, गीत संगीत का जो है चर्चा मिलता है। किसमें, गाना बजाना जो होता है उस सामवेद में। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू टोना होता है, क्या होता है, जादू टोना होता है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ वगैरह होता है ना, यज्ञ वगैरह होता है। तो इस तरह से ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, तो वेद के बारे में आप लोग समझे होंगे। वेदों से, है ना, एक क्वेश्चन पूछता है कि वेदों से किसकी जानकारी मिलती है, तो वेदों से आर्यों की जानकारी मिलती है। वेदों से, इधर लिखते हैं, वेदों से आर्यों की जानकारी मिलती है, आर्यों की जानकारी, जानकारी मिलती है ना। वेद से किसकी जानकारी मिलती है, किससे, तो आर्यों की जानकारी आपको किससे मिलती है, वेदों से मिलती है। ठीक है, तो ये रहा वेद के बारे में। और सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन है, तो हमारा वेद ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रस रत्नाकर साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है। नागार्जुन है, क्षेमेंद्र है, पाणिनि है, चंद्रवरदाई है। तो रस रत्नाकर जो पुस्तक है, काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है। तो रस रत्नाकर का जो पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। रस रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो प्यारा से आंसर हो जाएगा आपको नागार्जुन। क्या हो जाएगा, नागा अर्जुन। रस रत्नाकर के कौन है, नागा अर्जुन है। यहीं पर क्षेमेंद्र की अगर बात किया जाए तो बृहत कथा मंजरी, है ना, क्षेमेंद्र किसका है, बृहत कथा मंजरी का, बृहत कथा मंजरी, कथा मंजरी के क्या है, के लेखक है ना। कौन है, क्षेमेंद्र है। कौन है, क्षेमेंद्र। अगर पाणिनि की बात करें तो पाणिनि का हो जाएगा आपको अष्टाध्यायी, है ना, क्या हो जाएगा, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, के लेखक, है ना, लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये पाणिनि हो जाएगा। उसी पे अगर चंद्रवरदाई की अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये योद्धा सीरीज है। योद्धा सीरीज का मतलब ये होता है कि अगर आपको योद्धा बनना है तो इस सीरीज से जुड़े रहिए। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है, इसलिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन टाइप किए हैं वही आ जाए। अगर इसका बता रहे पाणिनि का अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है, तो ये भी आ सकता है ना। तो इसलिए आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइए, है ना, प्रतिदिन देखिए। नोट्स नहीं बनाते तो पीडीएफ को एक जगह स्टोर करके रखिए और उसे बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। जितना रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस ऐसा टॉपिक है जिसको बार बार रिवीजन करने से ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो नागा अर्जुन है। रस रत्नाकर साहित्य के पुस्तक के लेखक कौन है, नागा अर्जुन है। क्षेमेंद्र किसका है,
तो बृहत कथा मंजरी के, बृहत कथा मंजरी के। पाणिनि की अगर बात करें तो ये अष्टधाई को हो जाएंगे। चंद्रवरदाई की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? अभी हाल ही में देख रहे हो कि G20 चला था, उसमें जो है वसुदेव कुटुंबकम लिखा हुआ आता है ना, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वसुदेव कुटुंबकम ये कहां से लिया गया है? क्या मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या तो फिर ऋग्वेद से लिया गया है, या महोपनिषद से लिया गया है, या तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है? तो बताइएगा कि वसुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्यारा सा महोपनिषद से। कहां से? महोपनिषद से वसुदेव कुटुंबकम लिया गया है। ठीक है, आप लोग भी आंसर अगर जो जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ और चाहिए, जैसे कि कुछ दिक्कत हो रहा है, वीडियो नहीं स्पष्ट है या फिर कुछ नहीं है, तो जो भी मतलब आपके दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसे प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वसुदेव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? ये महोपनिषद से। कहां से लिया गया है? महोपनिषद से। मुंडकोपनिषद की बात किया जाए तब मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, है ना। पूछता है क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। कहां से? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद से क्या है? तो ओम भूर्भुव स्वाहा मंत्र पढ़ते हैं ना, तो ओम भूर्भुव स्वाहा, ओम भूर्भुव भूर्भुव स्वाहा। ठीक है, तो ओम भूर्भुव स्वाहा अगर पूछ दे कि कहां से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। और मातृदेवी भव ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। मातृदेवी भव, मातृदेवी भव, है ना, ये कहां से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से। तो मेरे साथ एक बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। अगर बात करें ओम भूर्भुव स्वाहा, तो कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहां से? ऋग्वेद से। महोपनिषद से तो ये लिया गया वसुदेव कुटुंबकम लिया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद से क्या है? तो मातृदेवी भवा, है ना, मातृदेवी भवा। तो इस तरह से ये चारों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत राजधानी की संज्ञा किसने दिया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राजधानी मतलब फैलाव मतलब बड़ा हुआ राजधानी की संज्ञा किसने दिया था? क्या लैमार्क ने दिया? पिगट ने, लैमार्क ने, दयाराम साहनी ने। दो जगह लैमार्क हो गया। ठीक है, तो किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, है ना, पिगट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यारा सा आंसर हमारा पिगट हो जाएगा, जिसने कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राजधानी की संज्ञा दिया गया था। किसके द्वारा? तो पिगट के द्वारा। किसके द्वारा? पिगट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? पिगट के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, कहते हैं। इसलिए क्योंकि हड़प्पा काल में सबसे पहले जो है कांसा का, है ना, साक्ष्य मिला था या कांसा मिला था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। लेकिन वहीं पर अगर लोहा की बात किया जाए तो लोहा वैदिक सभ्यता में मिला था। लोहा कहाँ मिला था? वैदिक सभ्यता में। पूछता है क्वेश्चन कि हड़प्पा की खोज किसने किया? इसकी खोज की अगर बात किया जाए, हड़प्पा की खोज की, है ना, इसकी खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी ने। अच्छा, कब किया था? तो ये किया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज
किया गया था। अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो की, तो इसकी जो खोज किया था, ये खोज किए थे आपको रखाल दास बनर्जी ने। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने। रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? तो मोहनजोदड़ो को, जबकि हड़प्पा की खोज किया था दयाराम शाह ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है 212 नंबर में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है आपको छुहारा की तरह है ना, इसको दूध में मिला करके पी जाना है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, बख्तियार खिलजी ने। तो ये आपको बताना है कि इसमें से गुलाम वंश की स्थापना इन चारों में से किसने किया था। तो जरा जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भी, बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा गुलाम वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना किया गया था। अब चलते हैं गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का सेनापति था। किसका था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का एक विश्वसनीय सेना था, विश्वसनीय सेनापति था, सेनापति था, है ना। मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय कोर को हरा करके मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो सेनापति था उसको जो है दिल्ली का जो है प्रभार सौंपकर क्या किया? अपने जो है चला गया। ठीक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जब यहाँ रहा तो इसने एक वंश की स्थापना किया जिसका नाम था गुलाम वंश। इसलिए क्योंकि ये किसी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। अभी ना मैंने बताया कि किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का था। ठीक है, तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या किए हैं? तो गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसका जो शासनकाल था, इसका जो शासनकाल था कुतुबुद्दीन ऐबक के, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल की अगर बात करें तो 1206 से लेकर 1210 तक था। 1206 से 1210 तक था। सॉरी। ठीक है, तो मात्र यह जो है 4 साल तक ही शासन किया। और इसने अपनी राजधानी, क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो इसने जो अपनी राजधानी बनाया था, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर में, लाहौर में बनाया था, है ना। दिल्ली में ना बनाकर लाहौर में बनाया था। इसके भी पीछे एक कारण है ना। तो मुझसे जुड़े रहिए, पूरी जो है कहानी से आपको अवगत कराऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना जान लीजिए कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि कहाँ बनाया था? तो लाहौर बनाया था। इनके द्वारा कुछ स्थापना भी क्या किया गया है ना। जैसे बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की नींव डाली थी, है ना। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो इन्होंने, यहां लिख देते हैं, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, नींव मतलब जैसे पिलर खड़ा कर दिया कि यहाँ पर भाई कुतुब मीनार बनेगा, लेकिन इसका जो है मृत्यु हो गया था, इसलिए जो है यह पूरा नहीं करवाया था।
इसका जो पूरा करवाने का काम किया था इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी किसकी याद में? किसकी याद में? तो याद करके यहां पर हम लिख देते हैं, है ना, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के याद में, बख्तियार काकी के याद में। इतना याद रखिए कि बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ने, है ना, कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन और पूछता है कि इन्होंने अपने आप को मलिक एवं सिपाह सलार की, है ना, पदवी धारण किया था। मलिक एवं सिपाह सलार की उपाधि धारण किया था। आपकी मलिक व सिपाह सलार की उपाधि धारण किया था, है ना, धारण किया था, ना कि सुल्तान की, है ना। बहुत सारे जो है मिलेंगे जो अपने आप को सुल्तान की पदवी धारण किया था, लेकिन ये ऐसा शख्स था जो अपने आप को जो है मलिक और सिपाह सलार की, है ना, उपाधि से ही अपने आप को क्या रखा? संतुष्ट रखा। इसने एक और स्थापना किया था, जैसे कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी किया था इन्होंने। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो है भी क्या किया था? निर्माण कराया था। और क्या किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या जी? मंदिर है, मस्जिद है, क्या है? तो मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। और ये है कहाँ? तो ये अजमेर में है। ये कहाँ है? तो अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इनकी जो मृत्यु हो गया था, है ना, इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो लाहौर में ही चौगान, जो आज के समय में पोलो कहते हैं, पोलो खेल खेलते समय हो गया था, है ना। मृत्यु जो है लाहौर में चौगान, ब्रैकेट में पोलो कर देते हैं, खेलते समय हो गया था, खेलते समय हुआ था। ये जो खेल है ना, घोड़ा पर दौड़ करके जो है खेला जाता है। घोड़ा पर चढ़ करके, दौड़ कर नहीं, घोड़ा पर चढ़ करके, और उसी से घोड़ा से गिर करके इसकी जो क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो मैंने इतना सारा बताया, एक बार मेरे से, है ना, मेरे साथ जो है आप लोग रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में। कब तक चला था? तो 1210 तक चला। 1206 से 1210 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के सेनापति था। मोहम्मद गौरी के एक विश्वसनीय क्या था? सेनापति था। विश्वसनीय था तब ने राजपाट छोड़ करके चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो इसका शासनकाल बता ही दिए। इसकी राजधानी, ये अपनी राजधानी जो बताया था लाहौर बनाया था। और इन्होंने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, है ना, नींव भी डाली थी, है ना, किसकी याद में? तो बख्तियार काकी के याद में। बख्तियार काकी के याद में। अगर बात किया जाए, इन्होंने अपने आप को मलिक और सिपा सलार की पदवी से धारण किया, ना कि सुल्तान की, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कौन सी, है ना, उपाधि धारण किया था? तो मलिक एवं सिपा सलार की। बात करें कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। कहाँ है? अजमेर में है। क्या है? तो मस्जिद है ना। इसका जो अधूरा काम था उसको पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो बहुत सारी बातें हैं, और सारी बातें हैं, तो और जब क्वेश्चन आएगा तो और बताएंगे।
ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी तो मेरा मनोबल ऊंचा रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला कह रहा अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको प्यारा से, अद्वैतवाद के कौन थे? शंकराचार्य थे। कौन थे जी? शंकराचार्य। शंकराचार्य की अगर बात करें तो शंकराचार्य के जो है 4 गो था, है ना? कितने स्थापित किया था? 4 मठों की स्थापना इन्होंने किया था। कौन कौन? 4 मठों की स्थापना में कौन कौन था? तो श्रृंगेरी पीठ था, ज्योतिष पीठ था, शारदा पीठ था, गोवर्धन पीठ था, है ना? कौन कौन था? श्रृंगेरी पीठ। यहां पर लिखते हैं हम, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना किया था। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना किया था, स्थापना किया, है ना? किया, ठीक है। तो पहला की अगर बात करें तो पहला में क्या हो जाएगा? पहला था आपका जाके श्रृंगेरी पीठ था, श्रृंगेरी पीठ था। दूसरी की अगर बात करें तो ज्योतिष पीठ था, ज्योतिष पीठ था। अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा में क्या था? तीसरा की अगर बात करें तो शारदा पीठ था, शारदा पीठ था, शारदा पीठ था। और चौथा की अगर बात करें तो गोवर्धन पीठ था। क्या था? गोवर्धन पीठ था, ठीक है। तो ये चारों का जो है किसने निर्माण किया था, है ना? किसने? 4 मठों का निर्माण शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था? शंकराचार्य ने। तो कभी कोई पूछता है कि श्रृंगेरी पीठ कहाँ है ना? ज्योतिष पीठ कहाँ है? शारदा पीठ कहाँ है? गोवर्धन पीठ कहाँ है? तो इन सबों का जो है आपको बताना है कहाँ कहाँ सब है, बताइए। आप लोग को याद है ना? तो श्रृंगेरी पीठ की अगर बात करें तो मैसूर में है, मैसूर में है। अब मैसूर आप सभी जानते हैं कि कहाँ है, तो कर्नाटक में है। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला की अगर बात करें ज्योतिष पीठ की तो बद्रीनाथ में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ कहाँ है आपका? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, जहां बादर फटे थे, है ना? उत्तराखंड में। अच्छा, शारदा पीठ की अगर बात करें तो ये कहाँ है? तो शारदा पीठ आपको द्वारका में है। कहाँ है? द्वारका में, द्वारका, है ना? शारदा पीठ कहाँ है जी? तो द्वारका में है। और ये जो द्वारका है आपको गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। एक लास्ट बच गया गोवर्धन पीठ। तो गोवर्धन पीठ की अगर बात करें तो ये आपको पुरी में है। कहाँ है? पुरी में, पुरी में है। और पुरी कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो इतना सारा जो है पॉइंट आपको याद रखना है। इससे कभी कभी घुमा घुमा पूछता रहता, श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? तो मैसूर में। मैसूर में कहाँ? तो कर्नाटक में है ना? ज्योतिष पीठ कहाँ है? तो बद्रीनाथ में है। शारदा पीठ की बात करें तो द्वारका में है। जबकि गोवर्धन पीठ की बात करें तो पुरी। अब पुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा बहमनी साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है किसको? अलाउद्दीन बहमन शाह को, हरिहर एवं बुक्का को, ताजुद्दीन फिरोज को, या महमूद गवा को? किसको माना जाता है? तो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक माना जाता है आपको कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह इसके जो है क्या थे? संस्थापक थे। किसका? तो ये बहमनी साम्राज्य का। इसकी राजधानी की अगर बात करें, बहमनी साम्राज्य की राजधानी की, इसकी राजधानी की अगर बात करें
राजधानी की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? गुलबर्गा है, गुलबर्गा है। ठीक है, तो बहमनी सम्राट हरिहर एवं बुक्का की अगर बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं। विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, साम्राज्य के संस्थापक। ठीक, कौन? तो हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत के युद्ध की अगर बात करें तो क्या 1556 में हुआ था, 61 में, 26 में, 30 में? पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसकी जो युद्ध हुआ था आपको 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, तो ये समझिएगा कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने, है ना, बाबर ने जो है अपना साम्राज्य को स्थापित कर लेता है भारत में। ठीक है, मुगल सत्ता की जो स्थापना करता है इसी युद्ध के बाद। किसका? 1526 के युद्ध के बाद। इसमें जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है और इसकी जीत हो जाती है। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो है ना, मुगलिया सल्तनत की भारत में क्या हो जाती है? तो स्थापना हो जाती है। अच्छा, ये कहां से आया था? ये जो है बाबर को क्या कुत्ता काटा था जो भारत में आया था? तो नहीं, इसको भी उकसाने वाला हमारा भारत के ही था। उस भारत के गद्दार व्यक्ति का नाम आप जानना चाहेंगे तो जानिए, है ना। इसको जो निमंत्रण दिया था, पंजाब के एक शासक था दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक था राणा सांगा। पंजाब के, है ना, इसको जो निमंत्रण देने वाला था, है ना, इसको जो निमंत्रण दिया था किसको? बाबर को इधर लिखते हैं, बाबर को निमंत्रण देने वाला है ना, बाबर को निमंत्रण देने वाला पंजाब के सूबेदार कौन था? दौलत खान लोधी था। दौलत खान लोधी था। और कौन था? तो और जो है मेवाड़ के शासक, है ना, कौन था? राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा। ठीक है, तो ये दोनों के वजह से हमारे भारत पर इब्राहिम लोदी से जो है लड़ाई हुआ बाबर का, और इब्राहिम लोदी जो है बुरी तरह से हार गया था, जिसके कारण जो है बाबर की स्थापित जो है भारत में क्या हो गया? मुगलिया सल्तनत की स्थापना हो गया। और इसी के क्रम में बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया और औरंगजेब आया, फिर उत्तर मुगल काल आया। इतना सारा जो है शासन चलाया। ठीक है, तो ये दोनों किसके कारण था? तो ये दौलत खान लोधी और ये राणा सांगा के बीच में, यही दोनों की जातीय दुश्मनी के कारण जो है इतना भारत को क्या हुआ? भुगतना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, कह रहा वास्को डी गामा भारत कब आया था? कौन नहीं जानता? अगर आप नहीं जानते हैं तो समझ जाइए कि आप लोग अभी बहुत ही कंपटीशन में अभी बच्चे हैं। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? क्या 1498 में आया था, 1449 में, 1486, 1492 में? तो वास्को डी गामा की अगर बात करें तो ये कब आया था? 1498 में, 1498 में। किस रास्ते से आया था? तो उत्तरी आशा अंतरिक्ष, है ना, उत्तरी आशा अंतरिक्ष के जो है रास्ते ये भारत में आया था, जिसको
केप ऑफ गुड होप जानते हैं, है ना, जिसको क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप, है ना, के रास्ते जो है ये वास्को डी गामा भारत आता था। अच्छा, भारत जब आया था वास्को डी गामा तो इसको स्वागत किसने किया था, इसको स्वागत किसने किया था, वास्को डी गामा की अगर बात करें तो इसका स्वागत स्वागत किसने किया था, तो एक राजा था, है ना, जमोरिन, किसने किया था, जमोरिन ने, जमोरिन ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा जब कालीकट के बंदरगाह पर आया था तो इसको स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने। कहां पहुंचा था, तो ये कालीकट के बंदरगाह पर, कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर, है ना, और स्वागत करने वाला कौन था, तो जमोरिन था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब ये कालीकट बंदरगाह पर आ रहा था तो इसको सहायता किसने किया था आने में, है ना, तो उसका नाम था अब्दुल मनीद। इसको जो है लाने में जो सहायता किया था, लाने में सहायता किसने किया था, तो अब्दुल मनीद ने, अब्दुल मनीद, अब्दुल मनीद के द्वारा जो है ना, इसे सहायता किया गया था भारत के कालीकट बंदरगाह पर लाने के लिए। इसका अगर डेट अगर पूछे तो डेट हो जाएगा आपको 17 मई, है ना, कब है, 17 मई को, 17 मई 1498 को नेट जो है यह भारत के कालीकट बंदरगाह पर आता है। कालीकट बंदरगाह जो है केरल में पड़ता है और वहीं पर राजा जमोरिन जो है इसका स्वागत करता है और इसको लाने में जो मदद करता है उसका नाम था अब्दुल मनीद था, अब्दुल मनीद था, ठीक है। इसका विरोध भी कोई किया था, जैसे स्वागत विरोध किसने किया था, तो विरोध किया था किसने, अरब ने। इसलिए विरोध किया था क्योंकि अरब का व्यापार चलता था उस रास्ते से, है ना, जब अंग्रेज आ जाएगा तो उसका तो व्यापार ठप हो जाएगा, इसलिए अरब ने क्या किया था, तो विरोध किया था। विरोध की अगर बात करें तो विरोध किसने किया था, अरबों ने, विरोध अरब ने, विरोध किसने किया था, तो अरबों ने विरोध किया था। और वास्को डी गामा जो है हमारे भारत से, है ना, गोल मिर्च, जिसको गोलकी कहते हैं आप लोग गांव में, है ना, गोल मिर्च जो है बेच करके 60 गुना मुनाफा कमा करके अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश में जाकर के हल्ला कर दिया, है ना, कि वहां का मसाला जो है बहुत टेस्टी है, मसाला बहुत टेस्टी है, इसलिए क्योंकि उसका जो प्रांत था काफी ठंडी प्रदेश था, है ना, वास्को डी गामा जो पुर्तगाल था काफी ठंडी प्रदेश था और ठंडी प्रदेश में जो है ना, मसालेदार खाना जो है ज्यादा पसंद करता है क्योंकि उसमें गर्मी होता है ना, उसमें गर्मी होता है। तो उसी गर्मी को देखते हुए है ना, वहां हल्ला कर दिया कि जो है वहां का मसाला में काफी स्वाद है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाद आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है भारत को लूटा, है ना, लूट खसोट करके जो है फिर लास्ट में जो है 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब जो है छोड़ करके भागा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, है ना, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्नवालिस ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो इसका जो हुई थी 10 मई 1857 को। कुछ टेक्निकल एरर है, इसके कारण थोड़ा सा मैं डिस्कशन नहीं करा पा रहा हूँ, है ना, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं इससे सुधार बहुत जल्द ही कर लूंगा, ठीक है। तो 10 मई 1857 को हुआ था चर्बी वाले कारतूस के कारण। इसका कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ था राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। कब किया था, 1828 में, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कितने चरणों में हुआ, 3 चरणों में, है ना, कितने चरणों में, 3 चरणों में जो है भारत राष्ट्रीय, जैसे उदारवादी युग हो गया, उग्रवादी युग हो गया और क्या हो गया, तो गांधीवादी युग हो गया। ये 3 चरणों में जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ऐसे डांगे हैं। कौन है, ऐसे डांगे, ऐसे डांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा साम्राज्य का नाश हो
किसने कहा था, साम्राज्य का नाश हो या बातें किसने कहा था, तो ये किसी और नहीं बल्कि ये कहा था भगत सिंह ने। किसने कहा था, भगत सिंह ने। किसने कहा था, भगत सिंह ने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा जो पढ़ाने का तरीका है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो क्या लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगर कुछ इधर उधर हुआ है तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम के सिलेबस के अनुसार रहता है, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप लोग विश्वास बना के बने रहिए इस वीडियो में, है ना, ताकि आपको सफलता आसानी से मिले। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।